मैं 3 बार गया हूँ पिछले 4 महीनों में, एक युद्ध से पहले, एक युद्ध के दौरान बीच में, और तीसरा विजिट अभी जब पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तब। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रैंड मुसल्ला में। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इफ द यूएस विल स्ट्राइक यू अगेन। उन्होंने मुझे एक बात बहुत क्लियरली बोली कि ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट विद यूएस एंड दैट इज न्यूक्लियर वेपन, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। लोग ऐसा मन बना चुके हैं कि अब लड़ाई अगर 5-6 साल भी चले तो हम तैयार हैं। आप ये भी देखिए कि ये किया कब गया, 4 महीने इंतजार किया गया इन चीज़ों का, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया एक इवेंट को। आप पूरे ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ लोग तो इस समय तेहरान में मौजूद थे। जो मुझे बताया गया कि उनकी कुछ बॉडी के पार्ट्स थे ही नहीं, उनकी जब स्ट्राइक्स हुई बॉडी मिली नहीं, उनका सिर्फ वो हाथ मिला, जो आप उल्टा हाथ उनका ऐसे देखते हैं जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है, वो हाथ मिला। मैं तो उस कंपाउंड में गया जहाँ पर अटैक हुआ। फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ फॉर्मर सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामने। बर्बाद हो चुका है। नहीं है क्या वो एक्चुअली कंपाउंड बोल रहे हैं? मतलब ऐसी जो तस्वीर बनाई गई कि कहीं उन्हें छिपा के रखा गया था, वहाँ रहकर काम, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला था कि वो हमेशा शहादत चाहते थे। मैं इस बात को बाद में सोच रहा था, उन्होंने वो शहादत दी और देश इतना कंसोलिडेट हो गया। अब दिक्कत मुझे लगता है कि मुस्तफा के सामने बड़ी हो। हाँ, वो वहाँ नहीं थे उस वक्त, जानबूझकर ऐसा रखा। तब इजराइल की तरफ से फिर धमकी आई कि मुस्तफा खमनी हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। अभी से एमओयू के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनी, साइन हुए, वहाँ पे नेताओं के खिलाफ में, उस डेलीगेशन के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतर आए कि आपने साइन कैसे किया। ये तो नहीं था, ये आपने साइन कैसे किया जब हम इतना ज्यादा लड़ रहे हैं। मतलब हाँ, अब झुको तो मत, हाँ, तो आप क्यों झुक कर आए? अब ईरान अपने नेक्स्ट फेज ऑफ लीडरशिप को तलाश रहा है। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेसी में इस समय बहुत चुनौती है भारत के लिए हर लिहाज से। ऐसे फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे हैं और इधर से उधर तक खूब भीड़ है। बीच में एक ताबूत जिस पर ईरानी झंडा लिपटा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान ने बहुत कुछ देखा है। ईरानियों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। हमने भी उस पर खूब बात की, आपने भी खूब बातें सुनी। इस बीच एक व्यक्ति हमारे बीच से ईरान होकर आए हैं। सच तो यह है कि 28 फरवरी से अब तक वो 3 बार ईरान जा चुके हैं। उन्होंने ईरान को बदलते देखा है। वो तब भी वहाँ थे जब हमला हुआ नहीं था, और अब भी वहाँ थे जब खामनेई का जनाजा निकल रहा था। पूरी दुनिया से लोग पहुँचे थे। उन्होंने अपनी आँखों से क्या क्या देखा, ईरान को कितना बदलते पाया, ईरानी लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, लीडरशिप क्या सोच रही है, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस व्यक्ति के, वो उनसे ही पूछेंगे। पहले भी हमारे मेहमान रह चुके हैं सुमित चौधरी, आज तक के पत्रकार हैं। अक्सर जंग की जो कवरेज है वो सुमित करते हैं, बड़ी कुशलता से करते हैं। आपने ने आज तक की स्क्रीन पर बहुत बार देखा होगा। आज पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के स्टूडियो में हैं, तो सुमित से समझेंगे, जानेंगे कि इस बार जब वो ईरान गए तो क्या देख कर आए। काफ़ी ठीक ठाक लंबा दौरा था इस बार उनका। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और बहुत बहुत स्वागत है सुमित चौधरी आपका भी पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। जब पिछली बार हम मिले थे आप ईरान से लौटे थे, उसके बाद से 4 महीने बीते, कुल मिला के अब तक आप 3 बार ईरान हो आए। तीनों बार जब आप गए होंगे तो ईरान आपको हर बार कुछ अलग नजर आया होगा पिछली बार से। तो बहुत सारे लोग सुनना और जानना चाहेंगे कि ईरान में आपने क्या क्या देखा, अपने हर दौरे में कितना बदलाव देखा। देखिए, बिल्कुल ईरान तो एक ऐसी चीज़ है कि आदमी हर बार, मतलब मुझ जैसा रिपोर्टर भी हर बार, और अब बार बार जाना चाहता है, फिर भी लगता है कि कुछ छूट चुका है। ऐसा लगता है कि आपने अब भी ये नहीं देखा होगा। लेकिन मतलब मुझे खुशनसीबी कह लीजिए, एफर्ट्स कह लीजिए, लगातार काम करने का एक्सपीरियंस कह लीजिए, कि मैं 3 बार गया हूँ पिछले 4 महीनों में। एक युद्ध से पहले जब युद्ध की तैयारियां चरम पर थी, फरवरी का महीना, 28 फरवरी को अटैक हुआ, मैं उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वहां से वापस लौटा था, एक युद्ध के दौरान बीच में। लेकिन हालांकि वो बहुत छोटा मेरा विजिट था, 2 दिन का था। और तीसरा विजिट अभी जब
सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनी को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तब मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन तीसरे दौर से और पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपोजर पाया, क्योंकि एक्सपोजर इन द सेंस कि मुझे बहुत सी ईरान की चीज़ों को जानने का मौका मिला। मैं उनके कई ऐसे शहरों में गया हूँ जो अब पूरी तरीके से बंद है, जहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ ईरानियन जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। उन शहरों में इस्फहान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नतांज, फिर आप कुंभ की बात कर लीजिए, फिर तेहरान की बात कर लीजिए। तो ये शहर मैंने बहुत करीब से देखे, समझे। अब तो उनका भूगोल भी बदल चुका होगा एयर स्ट्राइक्स के बाद में। तो उसके बाद अब जब मैं गया हूँ तीसरी बार, तब मैंने ईरान को उस जंग के बाद उभरते हुए और नई जंग की तैयारी में देखा। नई जंग आपने देखा, मैं जैसे ही, मुझे आज याद है कि जैसे हुआ 8 तारीख को मैं आया हूँ, 8 तारीख को मैं वहाँ से निकला हूँ, 8 जुलाई को, और 8 तारीख की रात को फिर दोबारा से एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे शुरू हो गई। मैं 8 तारीख को शाम को वहाँ से, दोपहर से वहाँ को निकला, और मेरे निकलते ही वहाँ पे दोबारा से चीज़ें शुरू हो गई। मैंने फिर दोबारा से वही देखा कि तैयारियां चरम पर हैं, लोग बहुत कम बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस बार का ईरान में एक चीज़ बहुत देखी कि कंसोलिडेशन जो था, एकजुटता जो थी, वो ईरान में मुझे बहुत ज़्यादा नजर आई। वो मुझे फरवरी में नज़र नहीं आई थी। फरवरी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा चुप थे, कम बोल रहे थे, अब उनके अंदर क्या है वो चीज़ें। लेकिन इस बार तो वन साइडेडली मैंने देखा कि लोग ऐसा मन बना चुके हैं कि अब लड़ाई अगर 5-6 साल भी चले तो हम तैयार हैं। शायद तो मुझे कहते हैं कि मोरल बूस्टर जो होता है ना फोर्सेस के साथ आम लोगों का, वो इस समय उनका बहुत गजब था। शायद इसी वजह से अब वो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ईरान बदला हुआ ईरान है। ईरान की बहुत सी चीज़ें बदल गई। सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जो नुकसान हम सोच रहे थे, आर्थिक नुकसान अलग होता है, देश का मोरल अलग से टूटता है, फिर लोगों के अंदर लीडरशिप की एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों पे अगर आप मैं देखूं तो पॉजिटिव नोट पे चला गया। वो उस चीज़ से निकले भी, उस चीज़ से लड़े भी, और अब उस चीज़ के सामने से और ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो ये ईरान में बहुत बदलाव मैंने देखा है, खासतौर पे पिछले 3-4 महीनों में जब भी मैं गया हूँ। और मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर इसलिए करता रहा हूँ क्योंकि मेरा वॉर फ्रंट पे रिपोर्टिंग करना या चीज़ें, तो मैं हर चीज़ को बहुत बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि आखिरकार वो बदल क्या रहा है। और आप मान के चलिए कि ईरान में चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं, इतनी तेज़ी से बदली हैं, हम सोच नहीं सकते। और फिर भी वो तैयार है। अभी भी जब मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इफ द यूएस विल स्ट्राइक यू अगेन। तो मेरा एक इंटरव्यू अगर आप देखेंगे उस पर, तो उनके डिप्टी मेयर हैं वहाँ के, हामिद रज़ा, तो डिप्टी मेयर भी हैं, और वो उनके जो कम्युनिकेशन और जो उनका इंटरनेशनल रिलेशन सेंटर है ईरान का, उसमें भी, और वो इनडायरेक्टली नेगोशिएशंस के अंदर भी हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय देते हैं कि क्या आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे की जाए। मेरी उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक बात बहुत क्लियरली बोली कि ओनली वन ऑप्शन इज़ लेफ्ट विद यूएस, एंड दैट इज़ न्यूक्लियर वेपन, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो हमारे कितने शहरों को बर्बाद कर लेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार करने का, उसके इस्तेमाल करने का रास्ता खोल देंगे। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि मुझे ऐसा समझ में आया कि वो कहते हैं ना, वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बुरी परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो उसके लिए भी तैयार है। तो ईरान ने बहुत चीज़ें बदली हैं, और ईरान के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आया ना, वो मुझे नहीं लगता इतने सैंक्शंस 40 साल से झेलने के दौरान भी था। तो वो बड़ा बदलाव है जो मुझे देखने को मिला। 4 महीने में 3 बार। एक बार तो जब हमने बात की 28 फरवरी आप लौटे और फिर हमला हुआ। दूसरी बार कहाँ गए, क्या करने गए थे? देखिए, दूसरी बार भी रिपोर्टिंग करने ही गया था, लेकिन वो बहुत छोटा मेरा दौरा था, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि मैं वो दौरा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ इश्यूज थे उसमें। लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं दोबारा जल्दी से जल्दी जाऊँगा, और आप मानिए कि उसके 1 महीने के बाद फिर मुझे मौका मिल गया। और मुझे नहीं लगता कि, देखिए वैसे तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, एक रिपोर्टर के लिए उत्सुकता बढ़ाती है हर बार। मैं जितनी बार गया, मेरा अगली बार फिर जाने का मन किया, फिर मन किया कि ज़्यादा दिन के लिए रहूँ, फिर मन किया कि अरे यार ये रह गया था, ये देखना है। लेकिन इस बार तो मुझे था कि जितना ज़्यादा देख सकता हूँ, जितना ज़्यादा घूम सकता हूँ, क्योंकि तेहरान के अंदर ही मैं 4 दिन रुका हुआ था। सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल था, उनका जो जनाजे नमाज होती है उसकी अदायगी हो रही थी, लोग पहुंच रहे थे ग्रैंड मुसल्ला के अंदर, या फिर आप उनके अलग अलग इलाकों के।
उन लोगों का वो सैलाब देखना, आप मानिए 2 करोड़ लोग सड़कों पर हैं, 2 करोड़ लोग, और लोगों की एकजुटता देखकर मैं हैरान हो गया। इतना बड़ा मैंने लोगों का एकजुटता का कार्यक्रम या फिर इतना बड़ा ऑर्गेनाइज काम, एक प्रोग्राम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि ईरान छोड़िए, अब मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ होगा। चाहे मातम को आप उसे मातम ही कहिए, क्योंकि उनकी मौत के बाद एक मातम का आयोजन किया जा रहा था, और उस फ्यूनरल सेरेमनी के अंदर हर वर्ग के, हर उम्र के, हर इलाके के, मतलब ईरान भी बहुत बड़ा देश है, ट्राइबल्स ही हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वो लोग और दुनिया भर से ईरान के लोग आए हुए थे। कोई ऑस्ट्रिया से आया हुआ था, मुझे याद है 2-3 लोग मैंने देखा यूरोप से आए हुए थे। मैंने बोला आप कैसे पहुँचे, इतने सैंक्शन से? मैंने उनसे बात कर रहा था अपने कोऑर्डिनेटर से, तो उन्होंने बोला कि वी रीच टू तुर्की, देन वी कम टू बाय रोड एंड इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days। तो मैंने बोला क्यों? बोला नहीं, सुप्रीम लीडर के उसमें ज़रूर जाना है, वी जस्ट वॉन्टेड टू टच दैट प्लेस। तो वो बड़ा अमेजिंग था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ईरान के लोग, देखिए पिछले 40 साल में क्या हुआ था, ईरान के लोग कई बार अपनी आइडेंटिटी को छुपाते थे जब वो यूरोप में जाते थे इधर, क्योंकि बहुत चीज़ों का मतलब उनको बहुत क्लोजली देखा जाता था, सर्विलेंस होता था। लेकिन अब वो चीज़ को बाहर निकाल कर बताना चाहते हैं कि वी आर द ईरानियन पीपल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जवाब ईरान के लोगों ने अमेरिका को दिया, उसने ईरान को पूरे उस एरिया के अंदर एक सुपर पावर के तौर पर खड़ा कर दिया। एक ऐसी सुपर पावर जिसके हाथ हथियार कुछ ना हो, लेकिन उसके पास ज्योग्राफी ऐसी है, उसके पास एक लोकेशन ऐसी है, उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है, वो ऐसा प्रेशर पॉइंट है, पूरी दुनिया को दबाने की ताकत रखता है इस समय एक प्रेशर पॉइंट पर। और वो भी ऐसा नेचुरल वेपन है जिसका जो कोई छीन नहीं सकता ईरान से, जिस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता ईरान पर। आप क्या कर लोगे आप वो बोला हमारा इलाका हम बंद करते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान ने इस बार सरहदें खोल दें ताकि लोग आ सकें। तो कौन कौन आपको दिखाई दिया वहाँ पर? देखिए मुझे तो वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया तो हम पहले इकलौते ऑर्गेनाइजेशन था जो वहाँ पर मौजूद था। और मैं आपको बताऊँ, हमने इतना एक्सेस तो मतलब हमें जहाँ दिखाया गया सब कुछ, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया बहुत था, CNN से, फॉक्स से, और मैं तो कह रहा हूँ स्काई न्यूज़ से। मैंने कई पत्रकारों को देखा, हालांकि वो पत्रकार थे जो लंबे समय से ईरान में पहले भी मैंने उनको रिपोर्टिंग करते हुए देखा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई देशों से मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका हो या इधर उधर मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, वहाँ से भी लोग थे। अमेरिकन मीडिया था, बिल्कुल था। और कमाल की बात देखिए कि सबको एक्सेस तो दिया गया था, लेकिन सबकी मौजूदगी इंश्योर की गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ईरान दिखाना चाहता है। ईरान अपने बारे में अभी तक क्या था कि ईरान ने अपने आप को बहुत क्लोजली एक तरीके से बांध के रखा था। बहुत, ईरान एक ऐसी मिस्ट्री कंट्री है जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके पॉलिटिकल सेटअप्स के बारे में, उनके लोगों के बारे में। हम अक्सर ये समझते हैं कि ईरान के लोग बहुत एरोगेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा, परिस्थितियाँ, ये चीज़ें उसके बिल्कुल विपरीत है। बहुत ज़्यादा सिविलाइज, बहुत बेहतरीन लोग। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनसे जब मिलेंगे आपको उनके पास बैठकर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और ईरान की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। बहुत चीज़ें हैं जो आपको बहुत सिमिलर नज़र आती है, खान पान, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे बहुत मैच होती है हमारी। तो उनके साथ बैठकर आपको बहुत चीज़ें पता लगती है ईरान के बारे में। और ईरान के जो परसेप्शन या चीज़ें वेस्टर्न मीडिया में बना दी गई थी ना बहुत लंबे समय तक, कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो सब चीज़ें मुझे लगता है ईरान अब दिखाना चाहता है कि हम ऐसे नहीं हैं, जो हमारी चीज़ें बना दी गई थी, परसेप्शन बना दी गई थी। तो वो बहुत क्लियरिटी मिली। और मुझे लगा इस बार दुनिया भर के लीडर आए हुए थे। मैं जब गया तब सलमान खुर्शीद, हमारे यहाँ से आपको याद होगा कांग्रेस के बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो भी थे, महबूबा मुफ्ती। तो हमें, हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जिस फ्लाइट में गए यहाँ से इंडिया, वो एक स्पेशल फ़्लाइट थी। अब तक सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स डायरेक्टली दिल्ली से ईरान जा रही थी। पहली पैसेंजर फ्लाइट हमें मिली, उसमें महबूबा मुफ्ती साहब मैम भी थी। स्पेशल फ्लाइट थी, इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं कि किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? ये बेसिकली ईरान की ही फ्लाइट थी, लेकिन उसका आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, तो वो आप, भारतीय सरकार उनको अप्रूवल देती है कि हमारे यहाँ से कुछ लोग जाना चाहते हैं सुप्रीम। और कमाल की बात देखिए आप, उसमें सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग नहीं थे। महबूबा मुफ्ती की बात हम कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद की बात करते हैं, उसमें 5-6 लोग 7 लोग, तो मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला जो प्रयागराज से था,
एक बनारस से कुछ लोग थे जो सनातनी मतलब हिंदू धर्म से थे, सिख धर्म से कई जैन लोग धर्म मुझे से गए, थे। हाँ कई लोग मुझे हमारे मिले। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे। हाँ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन बाद में आया। अच्छा, वो बाद में पहुंचे। ये स्पेशल फ्लाइट थी उन लोगों के लिए जो उस सेरेमनी में जाना चाहते हैं, जो आप एक उनको ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप कह सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से इनको भेजा न्योता गया। मिला था। हाँ न्योता मिला था। ईरान की कैसे तय किया ईरान ने, किसे देखिए किसे ईरान बुलाना? इन लोगों के साथ जिनके साथ एसोसिएशन में रहता है, जो उनके साथ पहले भी काम कर चुका, या वो लोग जो एम्बेसी में आते जाते रहते हैं, उनके कामों Cultural के अंदर, programs हाँ में। जी, उनको दिया गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया, महबूबा मुफ्ती को दिया गया, पूर्व सीएम थी जम्मू कश्मीर की, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी को दिया गया। तो सलमान खुर्शीद गए क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, और वो खड़गे साहब का एक लेटर भी लेकर गए थे सुप्रीम लीडर के नाम से। तो कई लोगों को ले जाया गया, उसमें मीडिया से हम एक दो ही लोग थे। और सबसे कमाल की बात देखिए कि मैंने वहाँ पे देखा कि यार लोगों में ईरान को लेकर जो बदलाव है ना उनकी सोच में, वो शायद बदल रहा है। और ईरान ये चाहता है कि वो हो, क्योंकि जो कट्टरपंथी या बहुत ज़्यादा रिजिड सुप्रीम लीडर इज़ लाइक अ प्रिंस और ही इज़ लाइक अ मोनार्क, तो वो सब चीज़ें वो धोना चाहते हैं, वो सब चीज़ों को, वो परसेप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे थे। ईरान के अपने लोग तो थे ही, दुनिया भर के आसपास के देश पहुँचे हुए थे, और वो दिखाना चाह रहे थे कि देखियो हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, सब आना चाहते हैं। हालांकि पहले भी कोई जो मैंने देखा बात की लोगों से, तो ये कहते थे कि भाई मना तो कभी नहीं है ईरान में जाना, आप जा सकते हैं पर्यटन के लिए, घूम ही सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा वो भी सशंकित रहते हैं, हालांकि हिंदुस्तानियों के प्रति नहीं रहते उतना। हाँ, शिया कम्युनिटी के बहुत लोग हैं जो कुंभ हो, मशहद हो, कई जगहों पर जाते हैं अपनी, आप कह सकते हैं उसको आप आध्यात्मिक जर्नी, आप उसे कह सकते हैं जी बिल्कुल। वो वहाँ से फिर सीरिया और इराक भी जाते हैं कई बार, वो करबला भी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, लेकिन इस बार ईरान ने बहुत चीज़ें कंट्रोल कर रखी, क्योंकि युद्ध में हर देश करता है भाई। युद्ध की परिस्थिति में अगर आप हैं तो आप किसी भी फॉरेन नेशनल्स को आने नहीं देंगे, आपको डर होगा। और ईरान को तो बहुत डर रहता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। और फिर जब आपके सुप्रीम लीडर तक मारे गए, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, सब चीज़ हो गई, तो फिर तो और डर ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत उन्होंने इसको समझते हुए भी, इस रिस्क को समझते हुए भी किया। जब ये कदम उठाया है तो इसका मतलब बहुत सोचा समझा कदम होगा। और आप ये भी देखिए कि ये किया कब गया, 4 महीने इंतज़ार किया गया इन चीज़ों का, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया एक इवेंट को, आप जिसमें आप देश भर, दुनिया भर के लोगों को बुला रहे हैं। आप इतने ज़्यादा लोग सड़कों पर आपके उतरेंगे भाई। पूरे ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ लोग तो इस समय तेहरान में मौजूद थे। आप मानिए आपकी पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा आपकी राजधानी पे मौजूद है। सही बात। आपके सड़कों पर उतरा हुआ है। वो कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, फिर बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी है, उनकी सेफ्टी भी है। कैसे थी उनकी व्यवस्था? पैसेज देखिए, व्यवस्था ऐसी थी। हाँ, इंटरनेशनल बेसिकली जो डेलीगेट्स आए थे वो शायद उनको उनके लिए एक डेजिग्नेटेड रूट था, जो उनकी गाड़ियाँ ग्रैंड मसल्ला तक पहुँच रही थी। बाकी सब लोग कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर पैदल चल के, क्या मैं खुद 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल कर, सुबह हम 4 बजे गए पैदल चल के, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर वापस आना। और फिर इतनी भीड़ में, गर्मी, लोग, लेकिन मैंने वो बच्चों को देखा, 2-2 साल के बच्चों को रोते हुए ग्रैंड मुसल्ला में। जब मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, एक बच्चा मैंने देखा फूल अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घर से, मतलब मैंने उससे पूछा, उसके मेरे साथ एक कोऑर्डिनेटर था, कि बच्चा बोला कि मैं अपने घर से फूल तोड़ के लाया। और मैंने वो तस्वीरें भी कैद की, वो तस्वीर रखकर उनको, जहाँ उनके कॉफिन को रखा गया था, वो वहाँ पर वो फूल अपने रख रहा है, सजा रहा है उनको। तो बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, सबकी भागीदारी है, सबकी। मुझे लगता है ईरान को इससे फ़ायदा ही हुआ है, और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो इस रिजिम की आप बात करते हैं चेंज करने की, लोग तो उसके फेवर में हैं। तो आप उस व्यवस्था को बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं है। और शायद यही मैसेज उन्होंने इस पूरे सेरेमनी के अंदर दिया। कुछ लोगों का सवाल था कि मौत तो जो है फरवरी में हो गई थी, तो अभी ये कार्यक्रम क्या था, क्या हुआ है एक्चुअली वहाँ? देखिए, कार्यक्रम के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। ये कई लोगों ने मुझसे भी पूछा, क्योंकि 40 दिन के अंदर आपको करना ही करना होता है। और शिया और सुन्नी कम्युनिटी के अंदर धर्म, मतलब उनके अंदर तो 3 दिन का और फिर 7 दिन का ऐसे होता है। तो 40 दिन तो कब के बीत चुके थे, आपको जल्दी से जल्दी करना होता है। तो जो मुझे बताया गया कि उनकी कुछ बॉडी के पार्ट्स थे ही नहीं, क्योंकि जब स्ट्राइक्स हुई
बॉडी मिली नहीं, उनका सिर्फ वो हाथ मिला। जो आप उल्टा हाथ उनका ऐसे देखते हैं जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है, वो हाथ मिला। उसी हाथ को सुपुर्दे खाक किया गया, या उसका एक आधे बॉडी पार्ट सुप्रीम लीडर के हो सकते हैं, उसमें और भी हों, लेकिन मुझे जो जानकारी है, मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि उनका हाथ, उनकी जो रिस्ट थी वही पाई गई थी उसमें, जिसमें अंगूठी, उसी से उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया। और क्योंकि जब आप ऐसी बड़ी स्ट्राइक्स होती है ना, तो बॉडी को पूरा मिलना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप, और ऐसा नहीं कि एक स्ट्राइक्स हुई, मल्टीपल स्ट्राइक्स होती रही, फिर आप उस सिर्फ एक कंपाउंड पर लगातार हमला हुआ है। और मैं तो उस कंपाउंड में गया जहाँ पर अटैक हुआ। क्या है वो कंपाउंड? बर्बाद हो चुका है। नहीं है क्या वो? एक्चुअली कंपाउंड बोल रहे हैं हम, क्या वो था बेसिकली एक आप जैसे पुरानी दिल्ली के घरों, जो छोटी गलियां, अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ी चौड़ी गली नहीं थी, घर थे, अच्छे खासे घर थे, पूरे कंपाउंड थे, बिल्डिंग साथ साथ थी, पूरा एक पैसेज था, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। उसकी कोई इमारत नहीं बची है, उसके आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा दिया गया। हालांकि उन्होंने कॉर्डन कर दिया गया, क्योंकि मैं जब गया, अभी मैं 7 तारीख को ही गया था, 7 जुलाई को, तो मैं जब गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कंपाउंड बंद क्यों कर रखा। बोला कि हो सकता है कोई एक्टिव मिसाइल, एक्टिव शेल दबा हो, कोई आम आदमी जा रहा हो, फट जाए तो नुकसान ना हो, इसलिए हमने उसको कॉर्डन करके उसे बंद कर दिया। और वहाँ पे डी माइनिंग का काम चल रहा है। डी माइनिंग मतलब वहाँ से जो चीज़ें हैं निकाली जा रही हैं, मलबा हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है पूरी और वो तरह। मलबा, वो मतलब वो ऐसे नहीं उठा के सिर्फ फेंक रहे हैं, वो उस मलबे की जांच कर रहे हैं कि उस मलबे में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं थी कोई, क्योंकि सुप्रीम लीडर के साथ उनके परिवार के लोग थे, कई और भी लोग थे, तो एक एक जांच पर रखी जा रही है कि आखिरकार उस पर कौन कौन सी बॉडियाँ हों। 4 महीने से काम चल रहा है, कागजात थे, उनका ऑफिस भी वहीं था, तो वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और आपने जब पूछा मुझसे कि क्या कारण था कि इतना 4 महीने का वक्त लिया, 4 महीने का वक्त उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि वो उस माकूल समय का इंतजार कर रहे थे कि जब वो ऐसा बड़ा इवेंट कर सके। अगर आप देखें कि वहाँ पर जो तेहरान में तो हमने देखा है ग्रैंड मुसल्ला में हुआ, फिर उसके बाद उनके शरीर को आज़ादी स्क्वायर ले जाया गया, फिर आज़ादी स्क्वायर के बाद उनके बॉडी को कुंभ ले जाया गया हेलीकॉप्टर से। कुंभ एक आध्यात्मिक शहर है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कुंभ के बाद उनको फिर इराक लेकर गए, बिल्कुल, इराक और कुंभ में, हाँ, नजफ और करबला, वहाँ से करीबन 2000 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर एक्सपेक्टेडली दूर है नजफ और करबला। फिर करबला से मशहद लेकर गए, जो करीबन बिल्कुल आप मानिए कि एकदम ऊपर तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान की तरफ को पड़ता है। मशहद उनका गृह क्षेत्र है, वो वहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है। और एक शरीर को, एक बॉडी के, उसको आप उनके कॉफिन्स को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घुमा रहे हैं, 2 क्षेत्रों की, अब 2 देशों की यात्रा करा के। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला देखिए तेहरान के लोग देखना चाहते हैं, सुप्रीम लीडर यहीं थे, तो लोगों के लिए इंटरनेशनल लोग जो आना चाहते हैं वो तेहरान आ जाएंगे, जो सारे के सारे डेलीगेट्स हैं या फिर जो बाकी लोग हैं वो तेहरान आ जाएंगे। वो ग्रैंड मसल्ला जो उनकी सबसे बड़ी मस्जिद है, ग्रैंड मसल्ला का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो वहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ग्रैंड मसल्ला के बाद हम उनको, उनकी बॉडी को कुंभ लेकर जाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शहर है, कई लोग आना चाहते हैं, वहाँ पे उनकी इमाम की सिस्टर का वो है, मस्जिद है वहाँ पर, तो वहाँ उसका एक। फिर उन्होंने बताया, मैंने कहा फिर करबला और नजफ क्यों? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे बताया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम लीडर अपने जीते जी हमेशा चाहते थे कि वो एक बार अपने परिवार के साथ या अपने लोगों के साथ करबला जाएं, और वो जीते जी वो ऐसा कर नहीं पाए। तो हमारा, उनकी इच्छा थी, तो हमने सोचा कि हम उनकी शरीर को ही क्यों ना ले जाएं। तो उनके शरीर को, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी उसमें मारे गए थे, आपको याद होगा, उनके पोते, बेटी थी, हाँ, बेटी भी थी, पोती भी थी, और उनके दामाद भी थे। उनकी वाइफ के बारे में अब तक नहीं पता है कि हैं या नहीं है, हालांकि वो बड़ा सस्पेंस बना हुआ है अभी भी, उन लोगों को भी नहीं पता। लेकिन परिवार के जितने लोग थे उनके कॉफिन्स को भी ले जाया गया। तो करबला, अच्छा, उनके भी गए थे, उनके भी कॉफिन्स गए थे, ऐसा नहीं। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए। फिर उसके बाद वो मशहद लेकर गए, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र था, उनका अपने लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, जो अपना घर तो इसलिए उनको फिर वहाँ ले जाया गया। ऑर्गेनाइज तो बहुत बड़े स्केल पर किया गया था। पहले आप रोड के रास्ते आज़ादी स्क्वायर ले जाते हैं। आज़ादी स्क्वायर उनके इस्लामिक रेवोल्यूशन का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रतीक के बाद आप कुंभ के बाद आप करबला, नजफ, और उसके बाद आप मशहद लेकर गए। लेकिन ग्रैंड मुसल्ला में रखने का कारण, क्योंकि हम आप उनमें बात कर रहे थे, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 79 में, तो उसके बाद वो एक ऐसी जगह तलाश रहे थे जहाँ पर बड़े स्केल पर नमाज अदा की जाती है। मुसल्ला मतलब नमाज अदा करने की खुली जगह कहते हैं, वो ग्रैंड मुसल्ला उसी को नाम दिया गया। तो 1979 के बाद से एक तलाश, क्योंकि तेहरान यूनिवर्सिटी में मुझे बताया गया उससे पहले ऐसी बड़ी खुले में नमाज होती थी जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सके। तो उन्होंने बोला नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा किया जाए, तो इस जगह को चुना गया।
1990 तक रिसर्च चली कि कहाँ पर होगा, कई लोगों को बुलाया, फिर किसी को उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर आर्थिक तंगी के चक्कर में उसको रोक दिया गया। करते 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 2025 में अभी भी उसका आधा हिस्सा बना नहीं है। अच्छा। वो मैं जब अंदर गया, वो अधूरी बनी हुई बिल्डिंग है, मतलब कहीं पर आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, कहीं पर पैसेज में, क्योंकि उस फाइनेंशियल सैंक्शंस के चलते। तो उन्होंने बोला कि ये उनका ड्रीम था कि वो चाहते थे कि ऐसी जगह बने, तो इसलिए यहाँ पर रखा गया, और उसमें 10, 15, 20 लाख लोग आराम से आ सकते हैं। फिर अब उनका कि मैंने उनसे पूछा ये कब तक हो जाएगा, उन्होंने अगले 5-6 साल और लगेंगे। तो मतलब वो चाहते थे कुछ बड़ा दिखाना करना, जो उन्होंने हर तरीके से मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मतलब आप ये मानिए कि सुप्रीम लीडर को सुप्रीम और बड़ा बनाने के साथ साथ लोगों के दिल में कैसे जगह बनाई जाए उनकी, और दुनिया को कैसे दिखाया जाए कि भाई एक लीडर नहीं गया उनका एक ऐसा आदमी गया जो जिसको पूछते थे, जिसकी इंस्टीट्यूशन को बहुत मान्यता है हमारे देश में। शायद वही दिखाने की कोशिश ईरान ने इस समय की थी। जिस कंपाउंड की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें वो परिवार सहित थे। हाँ, देखिए मैंने उनसे पूछा भी था, आपको याद होगा कि कई मीडिया हाउसेज या कई लोग ये थ्योरी चलाते थे कि वो 40 मीटर नीचे एक सुरंग में रहते हैं, वो सुरंग से नहीं निकलते हैं, वहाँ पे रोशनी नहीं आती है। हाँ, असल में ऐसे कंपाउंड ईरान में बहुत है, 90 मीटर, 100 मीटर। फॉर्दो और इस्फहान में तो हमने देखा उनके साइलोज जो हैं, जहाँ मिसाइलें वो रखते हैं, वहाँ पर अमेरिका की बड़ी बड़ी मिसाइल नहीं पहुँच पाई। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कमी है। हाँ, मतलब अपने मिसाइलों के लिए इतना जुगाड़ कर सकते हैं, तो सुप्रीम तो लीडर इंसान के के लिए लिए तो कर ही सकते हैं, और वो भी सुप्रीम लीडर के सुप्रीम लिए। लीडर। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ फिर? भाई सर्विलेंस इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, पर सिक्योरिटी में ऐसा ब्रीच नहीं हो सकता जब युद्ध शुरू होने वाला, आपको पता है। अगले बोला सुप्रीम लीडर को बताया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी रजामंदी से बोला कि मेरी उम्र 80-86 साल की हो चुकी है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मैं ऐसे डर के अपने मौत नहीं चाहता हूँ, मैं काम करता रहूँगा, जो ऊपर वाले ने चाहा होगा। ये उन्होंने मुझे बताया कि वो नहीं चाहते थे, वो अपने घर में काम कर रहे थे। सिक्योरिटी वालों ने उनको 4 बार बोला कि आप सर आपको जाना पड़ा। बोला नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं छुपने वाला नहीं हूँ, मेरी भागने की वो नहीं, मैं यहीं रहूँगा। परिवार के लोग भी वहीं थे, मीटिंगें चल रही थी वहाँ पर। वो घर था उनका घर भी, ऑफिस भी है। अच्छा, उनका घर भी था, मतलब ऑफिस। ऐसी जो तस्वीर बनाई गई कि कहीं उन्हें छिपा के रखा गया था, वहाँ रहकर काम, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक नॉर्मल घर था उनका, जहाँ वो रह रहे थे परिवार के साथ। देखिए, और तभी तो परिवार के बाकी लोग भी उसमें मारे वही गए। मैं कह रहा हूँ कि अपने ऑफिस में होते, हाँ, तो क्यों परिवार रहता। और खुफिया ठिकाना, मतलब ये थोड़ी अटपटी सी बात लगी कि ऐसा कैसा खुफिया ठिकाना कि जहाँ वो इतने नीचे जाके भी मार दिया, जबकि बाकी चीज़ों को, बाकी जगहों को अमेरिका भेद नहीं पा रहा। एग्जैक्टली। तो यही बात हमने भी पूछी, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। और मुझे उसमें, क्योंकि ये बात मुझे पहले भी, जब मैं पहला दौरा था तब मैंने सुप्रीम लीडर को लेकर पूछा था, उन्होंने बोला था कि वो हमेशा शहादत चाहते थे। शहादत, वो बीमार थे, वो कभी भी नेचुरल मौत नहीं, वो कहते शहादत मेरे देश के लिए अगर मेरी चली जाए तो मेरे लिए उससे बड़ा क्या बात। और आप मानिए, मैं इस बात को बाद में सोच रहा था, उन्होंने वो शहादत दी और देश इतना कंसोलिडेट हो गया कि आज के टाइम में आपको विरोध में एक सड़क पे शख्स नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि एक लीडर का जाना अगर देश को ऐसी ताकत देता है, ऐसी मजबूती देता है, और इतना ज़्यादा मोरल हाई हो जाता है, तो उन्होंने कर दिया। जो जीते जी वो नहीं कर पाए, डेफिनेटली वो उन्होंने शिया पंथ में, हाँ, शहादत हाँ, का महत्व अलग है। दूसरी बात यह है कि मैं भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हाँ, उसमें देखता हूँ कि जब भी कोई शहादत होती है, कुर्बानी होती है, तो जिस भी कॉज के लिए हो रही है वो अचानक बड़ा हो जाता है। जब आप भगत सिंह को पढ़ते हैं तो अगेन वही है कि भाई मेरे लिए माफ़ी मत मांगो, मुझे शहीद होना ही है। वो आदमी समझ पा रहा है क्योंकि उसने खुद हिस्ट्री पढ़ी है कि शहादत का, कुर्बानी का महत्व अपने कॉज में कितना बड़ा है। आप ये समझ नहीं पा रहे हो, ये एम्पलीफाई हो जाएगा मेरा मैसेज। तो बेसिकली वही जो एक परंपरा है, अलग अलग कॉज, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में जो अपनाया कि एक बार शहादत हो, कोई कुर्बानी हो, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। और शायद मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ये बात जानते थे कि अगर मैं ऐसे छुप कर मरा, बीमारी से मरा, तो मैं अपने देश को कुछ दे नहीं सद्दाम हुसैन टाइप मामला होगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे देश को एक मैसेज पहुंचे, और उन्होंने शायद वो मैसेज दे भी दिया। और वो कहते हैं ना कि अब दिक्कत मुझे लगता है कि मुश्तबा के सामने बड़ी होगी। हाँ, वो वहाँ नहीं थे उस वक्त। हाँ, मुश्तबा खमनेई वहाँ नहीं थे। जानबूझकर ऐसा रखा गया? नहीं, पहले कहा गया था कि शायद हो सकता है, पहले तैयारी थी, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये पूरा सेरेमनी तैयार हो रही थी तब इजराइल की तरफ से फिर धमकी आई कि मुश्तबा खमनेई हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है।
यूएस की तरफ से भी कुछ बयानबाजी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। तो फिर इनको ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि अगर दोबारा से मुश्तबा खमनी को भी मार दिया गया तो हमें हमारे लिए सेटबैक हो जाए, तो उनको रोक दिया गया। लेकिन मुझे बताया गया कि शायद उनकी हेल्थ भी ख़राब है। जो देखिए, अभी तक उनके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल पिक्चर नहीं आई है। 5 महीने 4 महीने हो गए। बाप का तो, जब अपने पिता का जब आप जनाजे में जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनके भाई, अब दूसरे भाइयों को आपने देखा होगा, वो नहीं गए। सुप्रीम लीडर भी हैं, तो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर गए, सुप्रीम लीडर के उसमें नहीं जा रहा। तो ये बहुत से एस्पेक्ट थे। तो बताया गया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो ईरान कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि अभी जो नेगोशिएशन चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे ट्रैक पर है जो बहुत कमज़ोर है, और वो ट्रैक कभी भी टूट सकता है, और फिर दोबारा से दोनों उसी खाई में जाएंगे जंग की, जिसको लेकर पिछले 40 दिनों में हमने देखा। तो ये कई रीज़न दिए गए मुश्तबा का, लेकिन मुश्तबा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोनों सुप्रीम लीडर, उनसे पहले जितने दोनों सुप्रीम लीडर थे, खुमैनी साहब और खामनेई साहब, उनके सामने चुनौतियां इतनी बड़ी नहीं थी जो इस समय मुश्तबा खमनेई के सामने है। देश को एकजुट रखना, इस जंग के अंदर आगे बढ़ते रहना, अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करना, और नए सुप्रीम लीडर के तौर पर वक्त बदल गया है, उन चैलेंजेस का भी सामना करना जो इस समय वेस्टर्न की तरफ से लगातार उनके सामने खड़े हैं। तो उनके लिए दिक्कतें इस समय दोनों सुप्रीम लीडर से ज़्यादा है। और फिर वो दिक्कत फिजिकली भी झेलेंगे, क्योंकि वो भी अटैक में घायल हुए हैं, काफ़ी गंभीर घायल हुए हैं। तो उन चीज़ों को भी देखना है। और एक गंभीर पहलू उनके साथ ये भी कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों, अपनी पत्नी को खोया है, अपने परिवार के लोगों को भी खोया है, जो अपने पिता को भी खोया है। तो आप देखिए कि वो ज़्यादा इस समय कठिन परिस्थिति में होंगे कंपैरेटिवली दो पुराने इमोशनली, फिजिकली, पॉलिटिकली, हर चीज़ का प्रेशर इस समय उनके पास होगा। अच्छा, यहाँ बैठकर तो पता नहीं चलता है कि भाई जहाँ जहाँ बम गिरे, मिसाइलें गिरी ईरान में, वहाँ क्या हालत है। सबसे ज़्यादा नुकसान किस शहर को हुआ? देखिए, यूएस का और इजराइल का हमेशा फोकस 2 जगहों पे हमेशा रहता है। ये बात उनकी आर्मी मुझे बताती है कि उनका फोकस 2 से 3 जगह रहता है हमेशा टारगेट करने का। पहला तेहरान, जो उन्होंने इनिशियली आप 28 फरवरी के अटैक्स में देखें, आपको देखा। दूसरा रहता है इस्फहान। इस्फहान में इसलिए क्योंकि इस्फहान एक तो कल्चरल हेरिटेज भी है, दूसरा इस्फहान के अंदर उनके जो इन्फेंट्री है, उनकी ग्राउंड फोर्सेज है, उनके सबसे ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स वहाँ पर उन्होंने तैयार कर रखे हैं या फिर डिप्लॉय कर रखे हैं। और इस्फहान और नतांज दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी हैं। जो इनरिच यूरेनियम की हम बात करते हैं, इनरिच यूरेनियम को डेवलप करने के लिए आपका एक लेवल होता है। तो फॉर दो इस्फहान और नतांज, इसमें नतांज और इस्फहान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो 5th ग्रेड तक या 6th ग्रेड तक यूरेनियम को इनरिच कर सकते हैं। तो ये टारगेट उनके प्राइम टारगेट्स होते हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात में उन्होंने कोस्टल एरिया को ज़्यादा अटैक करना शुरू किया, क्योंकि अब देखिए, अब यूएस का भी गोल बदल चुका है। ना तो यूएस को अब न्यूक्लियर की परवाह है, यूरेनियम की परवाह है, ना उनको रिजिम की परवाह है, उनको परवाह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। तो इसलिए अब अटैक्स का डायमीटर या फिर आप कह सकते हैं पैरामीटर बदल चुका है। अब वो सीधा, अगर आप देखें, 2450 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है ईरान की, वो सिर्फ कोस्टल लाइन के नीचे सदर्न इलाकों के अंदर, यानी आप बंदर अब्बास कह लीजिए, आप उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज कह लीजिए, आप उनको चाबार भी कह लीजिए, चाबार पे भी पिछले 2 दिन से अटैक हो रहे हैं, बुशहर कह लीजिए। तो उनका टारगेट है सिर्फ इन्हीं कोस्टल इलाकों को टारगेट करना। दरअसल करीबन जो बताया जाता है कि करीबन 8 से 9 बंदरगाह या फिर पोर्ट हैं सदर्न इलाकों के अंदर, 3 ऊपर हैं और 8 से 9 नीचे हैं। वो सारे के सारे उन पोर्ट्स को, उन बंदरगाहों को टारगेट करना चाहते हैं। बंदर अब्बास हो, बुशहर हो, जितने भी हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, IRGC की जो वहाँ पर प्रेजेंस है, अगर आपने उसको पुश बैक कर दिया, अगर आपने उसको वहाँ पे निष्क्रिय कर दिया, तो फिर अमेरिकन शिप्स को इतना खतरा नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है। ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनके पास जो मिसाइल है उनकी रेंज भी उनके एयरशिप तक ना पाए। उन्हें अगर पुश बैक करें तो इनके लिए ये इजी एक्सेस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब उनके जो अटैक्स हैं अब बेसिकली थोड़ा सदर्न की तरफ जा रहे हैं। पहले वो फोकस रहते थे तेहरान, इस्फहान, नातांज के पास, लेकिन अब वो उन्होंने नीचे करने शुरू कर दिए। तो जब तेहरान में थे, अब तो 3-4 दिन थे, तो उस कंपाउंड के अलावा आपको निशान दिखाई दिए हमले के? मैं कई बहुत महत्वपूर्ण जगह पे गया, क्योंकि आपने अच्छा पूछा। मैं उस गांधी हॉस्पिटल में गया, जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया था। हॉस्पिटल में 450 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है।
पूरे ईरान के अंदर। मतलब ये उनका अभी तक का उन्होंने मुझे आंकड़े बताए थे, 50 के करीब एम्बुलेंस थी, 50 के करीब उनके छोटे मोटे इक्विपमेंट्स थे। तो मैं उन हॉस्पिटल्स में गया जहाँ पर जो बेसिकली कहा तो जा रहा था बच्चों का हॉस्पिटल था, उसका पूरा कंपाउंड, जो मेरी रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, आगे का पूरा कंपाउंड बर्बाद हो चुका है। उस हॉस्पिटल को 10 से 15 मिलियन का नुकसान हुआ है, उसकी सारी इक्विपमेंट बर्बाद हो चुके हैं। और उसके बाद मैं 2-3 स्कूल में भी गया, जो मिनाब तो स्कूल हमने सभी ने सुना, मिनाब तो नहीं जा पाया, लेकिन तेहरान के आसपास भी 1-2 स्कूल कंपाउंड को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने एक चर्च को भी टारगेट किया, क्योंकि ज्यूज पॉपुलेशन वहाँ पर है, 20-25 हज़ार के करीब ज्यू पॉपुलेशन है वहाँ पर। एक चर्च है तेहरान के पास, उसको टारगेट किया। तो रैंडम अटैक थे, लेकिन जहाँ जहाँ गया वहाँ पे दिखा कि यहाँ पे नुकसान बहुत हुआ है। फिर कई जगहों पर तो, जैसे मैं आपको बता रहा था आयतुल्लाह अली खamenei जहाँ रहते थे, उनके घर के साथ में आसपास की भी जो इमारतें, वो भी नुकसान, मतलब उनको भी भारी नुकसान हुआ है। वो मुझे लगता है 500 मीटर के रेडियस में जो इमारत थी उसको बहुत नुकसान हुआ है, और वहाँ कोई रहता भी नहीं। तो नुकसान तो बहुत हुआ है तेहरान में, वो ये बात जानते हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है कि इस नुकसान की भरपाई हम तभी कर सकते हैं जब ये डी फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, जिसकी बात लगातार ईरान मांग कर रहा है, वो माल हमें मिले, वो हमें माल मिल फिर जाए। हम यहाँ लगाएं। तो फिर देखो, ईरान के पास एक बात है ना, ईरान को भी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ईरान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके सैंक्शंस को कम करके उनको पैसा मिल जाए, ताकि जो नुकसान उनको हुआ है वो नुकसान की भरपाई वो कर ले। और वो पैसा इसलिए भी चाहिए कि अगर आपको दोबारा से एक और जंग लड़नी पड़ जाए तो उस ब्रीदर के अंदर, उस समय के अंदर आपके पास वो पैसा आ जाए, ताकि आप तभी तो तैयारियां करेंगे। तो ईरान का फोकस इस समय बहुत क्लियर है। इसलिए अगर आप देखें, ईरान बार बार 2 चीज़ों पे फोकस करके बातचीत कर रहा है कि पहला ये, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई परिस्थिति बदलेगी नहीं, दूसरा ये कि हम जो हमारी एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज कर दिया जाए। हॉर्मुज इसलिए क्योंकि हॉर्मुज अब लॉन्ग लास्टिंग कमाई का जरिया होगा। ईरान अपने देशों में जिससे जितना ज़्यादा पैसा वसूलना चाहता है पैसा वसूलेगा, उसके हिसाब से वो भी पैसा उनको मिलेगा। 2 मिलियन के करीब है, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद 2 या 4 मिलियन के करीब उन्होंने बिलियन के करीब उन्होंने आकलन किया है कि उससे उनको टैक्स मिलेगा पोर्ट के आसपास, और फिर बाकी जो एसेट्स उनकी डीफ्रीज की जाएंगी उससे पैसा मिलेगा। शहर में जब आप घूम रहे थे तेहरान में, इसके अलावा किसके शहर में आप गए थे इस बार? देखिए, इस बार मैं सिर्फ तेहरान स्पेसिफिकली और फ्यूनल के साथ साथ मैं कुम के पास था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे तेहरान को जानना इस बार इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि देखिए मैं इस बार 2 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला तो ये कि तेहरान को कैसे नुकसान पहुंचा, फिर उस फ्यूनल सेरेमनी का माहौल क्या था, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। तीसरा एस्पेक्ट था कि लीडरशिप क्या सोच रही है, लीडरशिप कैसे तैयार है, क्योंकि लीडरशिप का हर बदलते वक्त में अपना एक अलग रवैया होता है। और इस समय आपको याद होगा बीच में ये भी खबरें आई कि देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन IRGC एंड द मॉडरेट्स। वहाँ के जो काम करने वाले नेता हैं और IRGC में एक तरीके का रिफ्ट पैदा हो गया। ऐसा मुझे दिखा नहीं, लेकिन एक ज़रूर था, मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ईरान अपने नेक्स्ट फेज ऑफ लीडरशिप को तलाश रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुप्रीम लीडर, वहाँ पे इस सिस्टम को हम हमेशा मर्ज कर देते हैं। सुप्रीम लीडर एक तरीके का आप गार्डियन के तौर पर रहते हैं, पॉलिटिकल सेटअप सारा प्रेसिडेंट के हिसाब से, उनकी मिनिस्ट्री के हिसाब से चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि और बदलाव होंगे IRGC के लिए भी, क्योंकि IRGC के कई बेहतरीन कमांडर्स मारे जा चुके हैं। वहीदी जब उनके जो नए कमांडर हैं वो भी बहुत सक्षम है, लेकिन उनको ये भी डर है कि ये उनके टारगेट पे है, तो नेक्स्ट कौन होगा। तो मुझे लगता है एक तैयारियां थी पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलावों को लेकर, और एक तैयारी थी अपनी चीज़ों को रिवाइव करने को लेकर। तो ये दोनों चीज़ें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के पर्सपेक्टिव से समझने की, कि ईरान इस समय करना क्या चाहता है। ईरान अपने लिए पैसे के साथ साथ वो इज्जत और रुतबा भी चाहता है, जो मुझे लगता है 40 साल में लोगों ने समझा था कि शायद ईरान का ख़त्म हो गया है। और अपने प्रॉक्सीज के लिए लड़ना भी चाहता है, क्योंकि 2 साल में उनके प्रॉक्सीज जितने कमज़ोर हुए हैं, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे बताया गया कि शायद इराक में जो मिलिशिया सपोर्टेड थी उसके पास भी मिसाइलें आ गई हैं, ईरान ने मिसाइलें दी हैं। तो एक और प्रॉक्सी तैयार हो रहा है। तो इन फ्रंट्स को अगर आप देखें, इजराइल, आप हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, इधर हमास कह लीजिए, आप इधर इराक के मिलिशिया हो गए, पीछे आप अगर देखें तो आप हूती आप देख, तो ईरान इन सब को तैयार कर रहा है। और ईरान एक
ईरान इस समय उस तैयारी में है जहां उसको लगता है कि ये खतरा अब टलने वाला नहीं है, ये कभी भी शुरू होगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें वहाँ पर बहुत बदली बदली नज़र आई। जो सड़कें हैं तेहरान की, जब हम कभी डॉक्यूमेंट्री देखते थे, कभी कोई व्लॉगर जाता था, तो अक्सर देखने को मिलता था कि खामनेई की बड़ी तस्वीरें हैं। जब वहाँ पर कोई परेड होती थी, ऑफिशियल प्रोग्राम होता था, तो वहाँ देखते थे कि इजराइल का झंडा, अमेरिका का झंडा, उसको ज़मीन पर बना देते थे, उसके ऊपर से लोग गुजरते थे। तो एक हेट्रेड तो था पश्चिम के प्रति और इजराइल के प्रति, और अपने लीडर को बहुत बड़ा मानना, जैसा आप बता भी रहे थे। अब जब आप गए तो वो जो हमने देखा या आपने उस वक्त देखा होगा और अब 4 महीने बाद कितना फर्क है? मतलब लोगों की मानसिकता, लोगों से बातचीत अगर आपकी हुई हो, लीडरशिप तो ठीक है अपनी जगह, और वो ऑप्टिक्स, उसमें क्या परिवर्तन है? पहले आप कह सकते हैं कि पहले अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर नाराजगी थी लोगों में। मैं आपको फरवरी से पहले की बात बता रहा हूँ। अब वो नाराजगी नफरत में तब्दील हो गई है। अब लोग नफरत करते हैं, और नफरत इतनी ज़्यादा करते हैं कि मैंने वहाँ पर कई जगहों पे, आप इस पूरे इलाके में, तेहरान में, मैंने जहाँ जहाँ पर देखा, क्योंकि देखिए सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं मारे गए, मिनाब का इंसिडेंस बहुत बड़ा वो था। मिनाब ने वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर बात में मेरे साथ जो मेरे साथी थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, क्योंकि ईरान में, ही वॉज एक्स आर्मी सोल्जर। वो शख्स था जिसने जंग लड़ी थी इराक और ईरान के बीच में, और वो POW रहा था, मतलब इराक की जेल में 3 साल बंद रहा, 3 साल के बाद वापस लौटा, अपने घर बार संभाला, आज वो दोबारा से ईरान। उसने बोला कि यार हम अब तक ठीक है, हम समझते थे कि उनके कुछ पॉइंट्स हैं, हम अपनी बगलों में भी झांक के देखते थे कि हम समझते थे कि हमारे में क्या गलती है, लेकिन कह रहा अब हमारी गलती नहीं है। कह रहा अब हमारे लोगों पे मारना, हमारे बच्चों को मारना, हमारे सुप्रीम लीडर को मार देना, कह रहा अब हमें समझ में आता है कि इनकी इंटेंशन ही हमें ख़त्म करने की है, और हम ख़त्म होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन, तो अब ये चीज़ें जो है ना, अब वो देश से निकल के ना सिविलाइजेशन पे पहुंच चुकी है। और जब भी कोई ये कहता है ना कि मेरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर रहे हैं, तब आदमी और ज़्यादा, आप कह सकते हैं, अलर्ट हो जाता है। तो अभी भी लोगों में वो पोस्टर मुझे नज़र आए, महिलाओं ने खास तौर पे लिए हुए थे कि विल टेक अ रिवेंज ऑफ दिस। कई जगह मुझे लिखा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, होता ही है हमेशा। फिर 1-2 और मुझे दिखे कि उन्होंने कई बार सुप्रीम लीडर के, हम सुप्रीम लीडर का बार बार जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार परसेप्शन बदली हुई नज़र आई। अब तक वो सुप्रीम लीडर थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर को पूजा जाने लग गया इमाम की तरह, क्योंकि आपने देखा कई जगह लिखा भी होता इमाम खोमनेई, इमाम खोमनेई। उन्होंने लिखा, उनके पोस्टर जैसा रुतबा हासिल तो हो गया उन्हें, उससे भी बड़ा, उससे बड़ा। हाँ। और मुझे लगता है कि उन्होंने उनके पोस्टर के साथ कई जगह बड़े बड़े बैनर्स में लिख रखा था। एक तो लिखा था वी शुड राइज, और दूसरी जगह लिखा था आई एम स्टिल अलाइव। तो जो स्टिल अलाइव वाला था उनका पोस्टर, उनके नीचे उन कमांडर्स जो मारे गए हैं कि वी ऑल आर स्टिल अलाइव, तो ऐसा लग रहा था कि शायद लोगों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, या हम अब भी जिंदा, एक खुदा की तरह हम आपके साथ। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करके उनको इम्पैक्ट भी किया है, और लोगों ने उसके लिए अब सड़कों पे आना और अपने सब कुछ सेक्रीफाइस करने की तैयारी, मतलब बातचीत का कोई हामी नहीं है वहाँ पर। सड़कों पे कोई आपको ऐसा दिखाई नहीं दिया जो ये कह रहा हो कि जंग रुकनी चाहिए, बात होनी चाहिए, या सब अभी ये चाहते हैं कि पहले तो बदला लो फिर देखेंगे? देखिए, वो लोग, जंग तो हर कोई चाहता है कि रुक जाए, लेकिन अब उनका मसला ही दूसरा है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे सुप्रीम लीडर को मारा गया, हम पर लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं हमसे? ठीक है, तो बदला लेंगे कैसे? अब ये तो वही जाने, लेकिन हाँ, क्या आइडिया है? देखिए, उनका आइडिया सीधा ये है कि जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिया, हमने यूएस को झुका दिया। नहीं, वो तो डिफेंस करते झुका है। वो ये कहते हैं कि हम ये हमारी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें, अगर इंटरफेयर करेंगे तो हम बदला लेंगे। अब वो बदला कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की दहलीज पर पहुंचे, उन्होंने हमला किया। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया है, और अब हॉर्मूज को घेर कर ये तय किया है कि ये हमले और ना बढ़ें, क्योंकि अगर बढ़ेंगे तो हॉर्मूज को रोके रखेंगे। तो एक तरह से दुनिया की जो गर्दन है उस पर ईरान का अंगूठा है, केवल इतना है। लेकिन अगर आप कागजों पर देखें तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है। ईरान ने केवल अपने नुकसान को रोका भर है। बिल्कुल।
पलट कर कोई नुकसान नहीं किया अभी इतना बड़ा। और बदले का मतलब तो आम फहम भाषा में यही है कि आप जब उतना ही नुकसान कर दें सामने वाले का या उससे ज्यादा करें कम से कम, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो जो जमीन का आदमी है, जो सड़क पर चौराहे पे खड़े कर बात करता है, क्या कह रहा है वो? क्या वो कह रहा है कि हमें अमेरिका पर हमला करना चाहिए, सेनाएं भेजनी चाहिए? और एक लीडरशिप, क्या आपको कहीं दबे छिपे स्वर में कहीं कोई स्ट्रेटजी समझ में आती है कि लीडरशिप अभी तो टाइम लेगी लेकिन आगे चल के वो अमेरिका तक पहुंचना चाहती है? क्योंकि खुद को मजबूत करना या खुद को सुरक्षित करना तो सही बात है, ठीक बात है, सब करेंगे। अगर आप इस पूरी जंग में देखें तो आप अमेरिका का क्या नुकसान देखते हैं इसमें? केवल मैं देखता हूं कि अमेरिका का अहंकार टूटा है, जो पहले वियतनाम और अफगानिस्तान में भी टूटा था, यहां ज्यादा बुरी तरह टूटा है। अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान वो ये हुआ है कि अमेरिका पे जो कॉन्फिडेंस था मिडिल ईस्ट के देशों का वो खत्म हो चुका है। अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को अपने सेवियर के तौर पर, अपने सुरक्षा प्रोवाइडर के तौर पर नहीं देखते हैं। अम्ब्रेला नहीं चाहते उसका कि हो गया। अब वो देखिए, आपको याद होगा इस जंग से पहले भी सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर सुप्रीम लीडर से मिलने गए थे। लगातार जो मिडिल ईस्ट की क्लोजनेस थी वो एक बड़ा कंसर्न बन गई थी अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी, क्योंकि अगर सऊदी और ईरान मिल गए तो उस पूरे इलाके में अमेरिका का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। और अमेरिका का अगर प्रेजेंस वहां खत्म हो गया तो इजराइल के लिए फिर चुनौती पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और अभी के मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप देखें, हर अटैक के बाद ईरान एक ही बात कहता है कि हमारा टारगेट था अमेरिका के बेसिस जो बहरीन में, कुवैत में या इधर उधर मौजूद है, हमारा टारगेट वही रहता है। या जहां पर अमेरिका के आर्थिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, या फिर वह तो आप उसे रिफाइनरी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, तो वो सीधे तौर पे चैलेंज कर रहा है अमेरिका की प्रेजेंस को इन इलाकों में। और उसने इन बाकी मुल्कों को भी ये साबित कर दिया कि देखिए हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप अगर अमेरिका को अपने इलाकों में बैठाए रखोगे तो हम अटैक करते रहेंगे। अब होगा क्या, अगर ये जंग आगे बढ़ी तो हर एक देश ये सोचेगा अपने आप को रिव्यू करने की कि क्या मुझे अमेरिका की जरूरत है इस जंग में अपनी सुरक्षा के लिए? तो शायद उसका जवाब होगा ना, क्योंकि अगर अमेरिका चला जाएगा तो फिर ईरान पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जंग उनसे नहीं है। तो शायद यही बात स्ट्रैटेजीज के साथ ईरान आगे बढ़ना चाहता है। फिर दूसरा मसला क्या है, ईरान को लगता है कि अगर अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ से निकली, अगर यहाँ से खत्म हुई, तो फिर वो अपनी ताकत को और मजबूत कर सकेगा। वो इन लोगों के साथ अपने रिश्तों को, अपने आर्थिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर सकेगा, तो वो भी उसके लिए ठीक है। और फिर ये चाहता रशिया भी है, ये चाहता चाइना भी है कि अगर इस इलाके में चाइना आके बैठ गया, अगर आपको याद होगा कि चाइना ने लगातार एक नया रेल रूट चाइना से ईरान में पहुंचा है, जो ईरान को एक आर्थिक मदद दे रहा है। और फिर वो अगर वही रेल रूट आगे बढ़ता है तो वो यूरोप तक जाएगा, तुर्की तक जाएगा, इराक से भी जाएगा, तो वो उनकी प्रेजेंस को बहुत मजबूत करेगा। तो इसमें अमेरिका को नुकसान तो हुआ है। एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अमेरिका इस बात को समझ नहीं पाया। अमेरिका को लगा कि शायद वो हफ्ते भर में इनको ख़त्म करके, इनको डाउन करके अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करेगा। तो साख भी गई, कॉन्फिडेंस भी गया मिडिल ईस्ट के उन देशों का जो उनके ऊपर था, और सबसे कमाल की बात यह कि आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाए। आप ईरान से बदला लेने के का मकसद जो आपका था, चाहे वो एनरिच यूरेनियम का हो, चाहे आप कह सकते हैं कि उनके रिजिम चेंज करके उनकी व्यवस्था को ख़त्म करने का, पहल रजा पहलवी को वहाँ भेजने का, आप वो भी नहीं कर पाए। तो अमेरिका को नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब उस नुकसान की भरपाई अमेरिका किस लेवल तक करना चाहता है? क्या वो सिर्फ मिडिल ईस्ट, क्योंकि आप देखिए अभी भी उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो गल्फ ऑफ ओमान के आसपास रहते हैं, लगातार प्रेजेंस अब भी उतनी बनी हुई है, तो अब ये उसके लिए सरदर्दी हो गई है। हाँ, तो मतलब ईरान का बदला वो खून खच्चर वाला नहीं है, लेकिन इस तरह से कि अब ब्लीड तो होंगे, नए सिनेरियो में जंग के बारे में कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा पैमाना ही आर्थिक नुकसान है। जिसको जितना ज्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान, वो देश उतना ज्यादा आप कह सकते हैं आप उससे चोट पहुंचा सकते हैं। आज के टाइम में किसी भी देश को किसी देश से लड़ाई करने के लिए सैनिक उतारने की जरूरत नहीं है, आर्थिक नुकसान पहुंचाइए, पाबंदियां लगाइए, वो देश अपने आप खत्म हो जाता है। और शायद क्योंकि यही अमेरिका सोच ईरान के ले रहा था, लेकिन अब हो गया उल्टा, वो रेसिप्रोकल हो गया। वो हुआ ही क्या इसलिए भी है क्योंकि ईरान की वो क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका की तरह उनकी दहलीज पर पहुंच सके। देखिए ईरान तो एक तरह से बदला लेने का एक विकल्प है बस। देखिए ईरान मुझे लगता है चाहता भी नहीं है कि वो बदला लेने के लिए अपने सैनिकों को पहुंचे, और अभी उसकी क्षमता भी नहीं है ईरान के पास। आगे कभी है? मुझे नहीं लगता आगे, इसके पहले भी कभी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कुछ बड़े ऑपरेशन, देखिए टेक्टिकल ऑपरेशन आप कर सकते हो या कोविड ऑपरेशन, आप स्पाई ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्षमता नहीं है कि ईरान के। सुना नहीं ऐसा कि अमेरिका के अंदर, मतलब ये तो सुना है कि कभी कोई रशियन कुछ गतिविधि कर दें
मे भी चाइनीज कर दें। क्या आपने सुना है कि ईरानियन कुछ गतिविधि भी कभी अमेरिका में पकड़ी गई होती हुई? जी होती हैं, पकड़ी भी गई हैं, और उसको एसोसिएट भी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कि इनके साथ वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे बहुत बड़ा लार्जर स्केल पे देखें, लेकिन कोशिश तो हर देश करता है, हर मुल्क करता है। ईरान भी कोशिश करता है। अब उसमें आप कितने सक्सेसफुल होते हैं ये भी बड़ा सवाल है, असर कितना बड़ा है वो भी बड़ा सवाल। लेकिन आप वो काउंटर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस का खेल चलता रहता है, वो हर देश करने की कोशिश करता है। और इस समय तो अगर आप देखिए, एक रूसोफोबिया, मैं हमेशा कहता हूँ रूसोफोबिया, वेस्टर्न कंट्रीज में खास तौर पर रूस को लेकर बड़ा फोबिया था कि रूस ये कर रहा है, रूस ये स्पाई है। अब वो ईरान फोबिया भी हो रहा है कि ईरान के लोग यहाँ मौजूद है, ईरान चाइनीज भी है फिर एग्जैक्टली। तो अब इसी डर को दिखा दिखा के तो अमेरिका ये कहता है कि हमको सबसे बड़ा खतरा इन लोगों से है, और उसी के लिए वो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाता रहता है। तो ये दोनों तरफ से हैं। डर आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का मौका तो देता ही है, लेकिन अपनी अपनी आवाम को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी देखिए, खाने से ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है। खाना पीना और जो बाकी ज़रूरी सामान है, क्या वो ईरान में, आप तेहरान ही रहे इस बार तो, लेकिन क्या पूरे ईरान में वो सुलभ है, सस्ता है? बिल्कुल। मुझे दिक्कत नहीं लगी? मुझे ना उनकी कोई मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि ना तो उनके कुछ खाने पीने की कमी थी, ना उनके यहाँ कोई ऐसा भूखमरी वाले हालात या ऐसा कुछ था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन तक तो मैंने देखा कि लोग अपने घरों से खाना ला के, और क्योंकि 2 करोड़ लोग सड़कों पर थे, 24 घंटे लोग चल रहे हैं, घरों से खाना बना कर लाए, लेकर आए, 24 घंटे वो स्टॉल लगाते थे, लोगों में खाना बांटते थे, शरबतें पिलाते थे। शरबत वहाँ के बड़ा रुबाब माना जाता है कि आप अगर खुशी और गम में है तो आप किसी को शरबत दें। हमारे यहाँ भी होता है, हम पानी देते हैं। 24 घंटे 3 दिन 4 दिन तक मैंने लोगों को देखा खाना खाना, रोटी देना, खाना देना सबको, और गर्मी के लिए पानी देना, शरबत देना। अब वो कोई मेहमान हो, कितना भी ले जाए, मैंने नहीं देखा कि किसी ने बोला कि खत्म हो गया। वो 24 घंटे चलता रहा, हर सड़क के 10 मीटर के दायरे में, 10-20 मीटर, और खूब था लोगों का हुजूम। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ खा रहे थे और जा रहे थे, लोग जो वापस आ रहे थे वापस, वो उनकी मदद के लिए फिर वहाँ पहुँच जाते थे। तो ये जो बोला था ना कि आप गए, आपने जाके वहाँ पर अपने नमाज अदा की, और उसके बाद आप आए, आपने लोगों के लिए शुरू कर दिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। परिवहन, रेलवे, हवाई जहाज, देखिए हाँ, थोड़ी सी एयर के ऊपर पाबंदियाँ है, क्योंकि एयर ट्रैफिक बंद किया गया हुआ है। और लेकिन सड़कों पे गाड़ियाँ भी नज़र आएँ, लोग भी नज़र आए, रेस्टोरेंट्स भी खुले नज़र आए। उसके बाद लोग, मुझे नौकरियाँ भी चल रही हैं, कैफेज में लोग, चहल पहल, बिल्कुल, लोग कैफे में बैठे हुए कॉफ़ी पीते हुए भी मुझे नज़र आए, लोग घूमते हुए नज़र भी आए। तो ऐसा नहीं था कि बहुत पैनिक वाला सिचुएशन था कि लोगों में दहशत है या फिर कुछ नहीं था। लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लोगों को, मैं आपको बहुत एग्जैजरेट करके अगर लोग कहें कि अरे बहुत दहशत है, कुछ नहीं। उनको पता है कि अब वो इस न्यू नॉर्मल में आ चुके हैं, जहाँ ये चीज़ें चलती रहेंगी, जहाँ उनको इसके लिए अडेप्ट होना पड़ेगा, वहाँ पे चीज़ें चल रही। और लोगों में कोई, हाँ ये ज़रूर है कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम अमेरिका इस बात को मान ले कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उनका है। वो हर आदमी के मुंह पे, ज़बान पे अब वही बात है जो ईरान की सरकार। और आपको एक और चीज़ बता दूं, अब लोगों में गुस्सा उल्टा है। पहले हमने जनवरी में क्या देखा था कि रिजिम को लेकर वहाँ दंगे हुए, 31 शहरों में, प्रांतों में झगड़े हुए। अभी मैं आपको बता दूं वहाँ पे क्या हालत हुए। अभी से MOU के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनी, साइन हुए, वहाँ पे नेताओं के खिलाफ में, उस डेलीगेशन के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतर आए कि आपने साइन कैसे किया। ये तो नहीं था, ये आपने साइन कैसे किया जब हम इतना ज्यादा लड़ रहे हैं। मत, अब हाँ, अब झुको मत, हाँ, तो आप क्यों झुक कर आए। तो अब ये अलग से माहौल बन रहा है कि अब ये प्रेशर सरकार के लोग, बिल्कुल, ये लीडरशिप पर अंदरूनी प्रेशर है। और ये ऐसा नहीं कि लीडरशिप अपने आप को इतना एरोगेंट समझ, नहीं, उनको पता है कि आवाम का प्रेशर इस समय ये है कि वो कहते हैं झुकने की जरूरत नहीं, वी कैन सर्वाइव, वी नीड टू फाइट इट। तो वो उनका अलग से प्रेशर इस समय चल रहा है ईरान के लोगों पे, जनता के ऊपर, जनता खासतौर पर लीडरशिप में। तो ये बड़ा अलग माहौल है। ठीक है, ये मैं समझ गया कि ये कुर्बानी ने सबको जोड़ दिया, लेकिन ये मानना इस वजह से कि ईरान में सब कुछ ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर लोगों के अधिकार थे, जिसमें बोलने का अधिकार था, इससे कौन इनकार कर देगा। ईरानियन फिल्मों में दिखता है, वहाँ के डायरेक्टर्स कभी गिरफ्तार हो गए, सोशल एक्टिविस्ट भी जेल जाते रहे, महिलाओं की आज़ादी को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं, कम ज़्यादा, मतलब कई बार उसे इन्फ्लेट भी किया जाता है, कई बार जेन्युइन भी है। तो वो जो आवाज़ें थीं, अब उनका क्या? देखिए, मुझे लगता है जब आप चिल्लाते हैं तो अक्सर छोटी आवाज़ें या वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं।
तो अभी तो देश चिल्ला रहा है अपने जंग के लिए, अपने वो कहते हैं ना अभी शोर जो आपका जो वो है शोर वो इतना ज़्यादा है जंग को लेकर कि बाकी गोला बारूद की आवाज़ में सब चीज़ें दब गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको फिर बार बार कह रहा, मुश्तबा खamenei के लिए दिक्कत आने वाले वक्त में बढ़ेगी, मैं आपको आज लिख कर देता हूँ। उनके लिए पुराने दोनों सुप्रीम लीडर से ज़्यादा चुनौतियाँ इसी बात को लेकर बढ़ेगी, क्योंकि जैसे वो युद्ध से बाहर निकलेंगे उनके लिए अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इकोनॉमी को रिवाइव करना। क्योंकि देखिए पैसा तो खर्च हुआ है जंग के अंदर, चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, आप डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें खुद बनाते हो, ईरान बाहर से मंगाता है हर चीज़, तो वो आपके लिए होगा। फिर तीसरा पड़ाव जब आएगा वो आएगा लोगों में जो अपने अधिकारों को लेकर जो मांग उठ रही थी, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि अभी अगर आप जैसे स्टेबिलिटी आई फिर ये सवाल, तो फिर तीसरा फेज, तो इसलिए अभी सुप्रीम लीडर के सामने दिक्कतें बहुत होंगी। लेकिन मुझे लगता है अभी फौरी तौर पे सबका फोकस इस समय देश पर है कि जंग कैसे आगे हम बढ़े, कैसे हम बदला ले, कैसे हम चीज़ें वो करें। तो लोगों का फोकस अभी सिर्फ पहले फेज पर है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी, ये चीज़ें बदलेंगी। इस पॉडकास्ट के आखिरी 2-3 सवाल। एक तो ये कि वॉलंटियर फ्लैग है वहाँ पर कोई, इसकी बहुत चर्चा है। वो एक रेड फ्लैग उन्होंने इस्तेमाल किया, वी मस्ट राइज, वी शुड टेक अ, वो इस बार कई बार वो ईरान के झंडों से ज़्यादा देखा गया वहाँ पर, वो रेड फ्लैग आपने देखा होगा जी। अच्छा, वो वाला। हाँ, और दूसरा एक और आपने उनके हाथ को देखा होगा, पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei के, आपने उनकी अंगूठी से उनको पहचाना होगा, वो उन्हीं का वो हाथ है जिनसे उनकी पहचान हुई थी। तो वो उन्होंने दिखाया कि लड़ने का जज्बे का, कि हम लड़ेंगे। तो वो भी तभी मस्ट राइज, तो वो हर जगह हमें एयरपोर्ट पे नज़र आ गया। आप मानेंगे फ्लाइट के बाहर आपको डिस्प्ले पे नज़र, हर जगह आपको नज़र आएगा, वो गाड़ियों पे नज़र आएगा, बच्चे अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तो वो रेड फ्लैग दरअसल रिवेंज का वो था कि हम बदला लेंगे, हम खड़े होंगे, हम एकजुट होंगे, वो उसको ज़्यादा दर्शाया गया था। तो ईरान के झंडों के ज़्यादा इस बार वो झंडे देखने को मिले। इंडिया कहाँ है इस सब के बीच में? क्योंकि अगर मैं छोटी सी टाइमलाइन दूं, जब ये सब शुरू हो रहा था तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल में थे नेतन्याहू के साथ। बड़ा दुर्भाग्य था कि वो ऐसी तारीखें बैठी कि उसके बाद एक गलत संदेश चला गया कि हम इसमें इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि इजराइल ने भी फिर दोहराया कि हमारे साथ तो इंडिया है, जिस पर इंडिया से बहुत सारी आवाज़ें उठी कि हम इतना भी साथ नहीं है आपके, कि हम एक तरफा ही साथ हैं, हम अमेरिका तो नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद भी जब मौत हुई सुप्रीम लीडर की, तो यहाँ से तुरंत कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जो बहुत खुश करती ईरानियों को। और मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बात का संज्ञान लिया गया है ईरानियों द्वारा कि कौन कौन क्या कह रहा था उस दौरान। इसके बाद जब जंग थोड़ा आगे बढ़ी तो कई बार ये खबरें आई कि हमारे जहाज़ निकाल दिए गए आराम से, फिर ये खबर आई कि हमारे जहाज़ भी फंसे खड़े हैं। इसके बाद वो भी हुआ कि अमेरिका का एक हमला हो गया, हिंदुस्तानी भी हताहत हो गए उसमें। और अब अंततः होते 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 ऐसा लगा कि भारत ने इस झगड़े में कहीं बहुत ज़्यादा तो कोई ईरानियों का पक्ष लिया नहीं है, दिखा नहीं है। ईरान के अंदर, ईरान के आम लोगों के अंदर इस बात को लेकर कोई जागरूकता है, कोई विचार है उनका, या अभी वो इतने शोर में हिंदुस्तान को लेकर कुछ खास सोच ही नहीं रहे? देखिए, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेसी में इस समय बहुत चुनौती है भारत के लिए हर लिहाज से, क्योंकि दोनों ही के साथ भारत की जो मित्रता है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तीनों के साथ, इनफैक्ट इजराइल के साथ भी, यूएस के साथ भी, ईरान के साथ भी, वो ऐसे लेवल पर है जहाँ पर एक उसे नेक्स्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है। आप चाबार के जिक्र कर ले, चाबार पे 2 दिन से अटैक हो रहा है। चाबार भारत द्वारा आप कह सकते हैं डेवलप किया गया पोर्ट था, जिसको लेकर भारत बहुत इच्छुक था, क्योंकि हमें अफगानिस्तान तक का पैसेज वो दे रहा था। फिर आगे जो ईस्ट पॉलिसी जो हमारी थी उसको आगे एक्सटेंड करता वो। अब तो हाथ से निकल गया वो। अब तो देखिए हाथ से निकल गया, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अब वो उस पर अटैक होने शुरू हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक वो होगा, मैं उसे मानता हूँ। क्योंकि अगर उस पर यूएस अटैक कर रहा है चाबार के ऊपर, तो भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत उसे डेवलप करना चाह रहा है, वो अदर को काउंटर करने के लिए हमने कई बार देखा। फिर इसराइल के साथ हम अपनी कई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। अभी खबर ये भी आई कि आयरन ड्रोम को लेकर जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी मिसाइलों को डेवलप करने का, वहीं भारत में मैन्युफैक्चर करने का, यूएस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ही। लेकिन अगर जब आप आम लोगों से बात करते हैं, तब आम लोगों में भारतीयों को लेकर कोई वो नहीं। उनको तो लगता है कि हमारे एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो इस जगह से बाहर है, वो है भारत। क्योंकि आप देखिए शिया कम्युनिटी कितनी बड़ी है, और शिया कम्युनिटी का लगाव, प्यार पूरा जम्मू कश्मीर, लखनऊ, अलग अलग हिस्से,
हर साल मुझे बताया गया कितने लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं। कुंभ के अंदर तो आप, मैं जब भी गया हूँ, मुझे वहाँ पे जितने लोग फारसी बोलते हुए नजर नहीं आते जितना हिंदी बोलते हुए नजर आ जाते हैं। आप किसी से बात करिए तुरंत वो हिंदी बोलता है, तो बताता है कि मैं भारत से हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने आया हूँ। तो वो जो कल्चरल अटैचमेंट है ना, वो तो किसी के आने से बिगाड़ने से बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि लोगों का जुड़ाव सच में बहुत है और वो भारतीयों को बहुत इज्जत से बहुत प्यार से देखते हैं। उनका एक ही बार कहना होता है कि इस पूरी दुनिया में अगर जब सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है या तो हम है या आप हैं, तो उनको इस बात का वो तो है हमसे। लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ कदम ऐसे होते हैं निश्चित तौर पर जो ऐसी चीज़ों को परेशान करते हैं या फिर आप कहते हैं कमज़ोर करते हैं। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो 26 तारीख को जो प्रधानमंत्री का जो एक पोस्टर दिखा था, हालांकि बात उसमें ये नहीं थी कि भारत किस तरीके इजराइल के साथ खड़ा है। भारत अच्छा मित्र वही होता है जो आपके गलत डिसीजन पर आपको आईना दिखाए। भारत ने हमेशा वो किया। आपको याद हो, भारत ने तो प्रधानमंत्री ने तो व्लादिमीर पुतिन के साथ मंच शेयर करते हुए पहले बोल दिया था कि भाई जंग किसी चीज़ का समाधान नहीं है, उसी मंच पे जब दोनों के बीच में बातचीत होनी थी। और अब रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे, तो वो तो मैं मान रहा हूँ, ये जो आदर्श बातें हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल, ये तो किसी मंच से बिना किसी को दुश्मन या दोस्त बनाए कही जा सकती हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुंचे होंगे भारतीय पत्रकार की हैसियत से, तो आपको मौका मिला होगा कई महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलने का, आम लोगों के अलावा। तो वहाँ कभी ऑफ रिकॉर्ड, देखिए एक चीज़ जरूर है, उनको लगता है कि चाबहार की डेवलपमेंट जो हमें जिस पेस के साथ करनी थी, जिस तेज़ी के साथ करनी थी, वो शायद बहुत धीमी गति से चल रही है। वो उस गति से नहीं चल रही है जिस गति से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके कंपैरेटिवली चाइना ने बहुत तेज़ी से अपने आप को, आप कह सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट किया है, आपको अपने आप को अंदर घुसाया है और अब वो इतना डीप पेनिट्रेट कर चुका है। हर सड़क पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बसेज होती हैं वो चाइनीज़ है, बड़ी गाड़ियाँ चाइनीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना का पूरा हिस्सेदारी है। मार्केट के अंदर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको हर जगह जाके सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इसीलिए उसने अपनी रेल लिंक भी डेवलप की 2022 में। तो वो उनमें उनकी लीडरशिप में, खासतौर पर उनकी जो पॉलिटिकल वो हैं, उनमें वो बात नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। भारत हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसे हम कभी भी बुरे वक्त में चीज़ें मांग सकते हैं। और करीबी भी अगर आप देखिए, भारत से चाबहार या किसी भी पोर्ट पर जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वो तो है, लेकिन अब उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके या उन गैप्स को कैसे भरा जा सके, ये तो शायद मुझे लगता है डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑलरेडी इस पर काम कर रहे होंगे और बहुत तेज़ी से काम कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, वहाँ के अफसरों में आप कह सकते हैं उनके उसमें इस बात को लेकर एक कंसर्न है कि आप, अगर हम आपको अपनी किसी लोकेशन को दे रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजिकली उसको डेवलप करना है, तो आप करिए उसको। उसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है? और वो आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको एक्सेस दे रहा है अफगानिस्तान तक। तो वो चीज़ें तो बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ, अब भारत कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करता है ये आगे हम देखेंगे। ईरान में अभी तो भारतीय बहुत रहे होंगे, लेकिन अब क्या हालात हैं? अगर कोई अभी जाना चाहे, आम आदमी, आप लोग तो खैर पत्रकार हैं, तो क्या आ जा सकते हैं अभी? देखिए, ज़ियारत करने के लिए तो बीच में उन्होंने कुछ लोगों को अलाउ किया था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया क्योंकि हालात हर बदलते दिन के साथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, कई बार फिर ठीक हो जाते हैं। तो बीच में जब हालात ठीक हुए थे तो लोगों ने कोशिश की थी ज़ियारत के लिए, कई लोग ज़ियारत के लिए गए भी थे, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है कि आप टूरिज़्म के लिए वहाँ जा सके। क्योंकि अभी देखिए, आप कभी भी चीज़ें पलट जाती हैं। शुरू हो गया दोबारा से, ट्रम्प का मूड बदल गया। तो आप ऐसे दौर के अंदर तो कभी अपने ट्रैवलिंग के लिए नहीं जाना चाहते जब आप बमों की गूंज के अंदर अपना घूमना फिरना कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोग जाने के इच्छुक है। कई लोग जो वहाँ पर ऑलरेडी काम करते हैं, कई लोग काम करने भी जाते हैं, कई लोग कुंभ में भी जाते हैं। तो वो लोग तो हैं जो वहाँ पर गए हुए हैं, वापस आना चाहते हैं। अदरवाइज़ कोई नया शख्स नहीं जाता। इनफैक्ट एयरपोर्ट भी उनके बिल्कुल खाली हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे उतरा, उनकी एक ही फ़्लाइट, 2 फ्लाइट मैक्सिमम एक दिन में आ रही हैं। फ़्लाइट्स आ नहीं रही हैं। आपके पास ट्रैवलिंग के लिए आपके पास लैंड रूट्स पड़ता है, या तो आप इराक से आइए या आप तुर्की से आइए, आर्मेनिया से आइए। तो वहाँ पर भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पर कोई, आप कहें सरप्राइजिंगली बहुत लोग, नॉर्मली जंग है, लोग वहाँ के जो है उन्होंने अपनी इम्यूनिटी ऐसी डेवलप कर ली है कि उनको लगता है कि जंग चलेगी लंबी, तो अपनी आम जिंदगी को सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसी नहीं बदलाव हो जाएगा कि वहाँ पे लोग दोबारा से वैसी लाइफ जीने लगे जो 28 फरवरी से पहले हमने देखा था। वक्त लगेगा उसमें जी। और अब तो फिर से एक बार खबरें आने लगी हैं कि वो सीज़ फायर अब टूट गया है, बिल्कुल, और हमले होने लगे हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का मूड फिर कब बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित चौधरी जी, शुक्रिया। और
दुर्भाग्य से जंग अभी चलेगी अगर, हाँ। तो फिर कष्ट देंगे आपको। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित चौधरी जो 4 महीने में तीसरी बार ईरान से होकर लौटे हैं, और हमारे मन में यही था कि जितनी जल्दी हो सके पकड़ा जाए, उन्हें स्टूडियो में बैठाया जाए, उनसे जानकारी ली जाए कि अभी ईरान के हालात कैसे हैं। 8 तारीख को आप लौटे हैं, और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेसिकली हम 10-11 तारीख के आसपास हैं। तो देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ने का ऐलान तो कर ही दिया है। देखते हैं कि इसका हाल भी रूस यूक्रेन जैसा होगा, या फिर बहुत सारे इसमें ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जिनका दावा है कि वो शांति करा देते हैं। देखिए शांति करा पाते हैं। तो इतने धैर्य से देखने सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स था ये, मैं नितिन ठाकुर हूँ। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं आप।